माई सेल्फ भारत शर्मा, बायोलॉजी लेक्चरर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पराग कोश की संरचना। तो पराग कोश के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्टली। पराग कोश के अंदर हम देख रहे थे कि पराग कोश जो है, इस पराग कोश के अंदर ये इस प्रकार से पराग कोश का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अंदर 4 लेयर, पराग कोश के अंदर 4 परत पाई जाती है। सबसे बाहरी परत थी, उसका नाम था एपिडर्मिस। उसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे थी एंडोथीसियम, जिसके अंदर थी यू आकार की पट्टियां। और इसके नीचे ये भी एक परत है, ये भी एक परत है। इसके नीचे पाई जाती है मिडिल लेयर, जो कि 1 से 3 परतें होती है। इसमें 1 से 3 परत की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद में अंदर की तरफ होती है टेपिटम, ये टेपिटम और टेपिटम जो है वो कवर करती है लघु बीजाणु नाली को, या इनको बोल दो पराग कोश पुटक, जिसके अंदर भरे होते हैं लघु बीजाणु या पराग। तो ये 4 लेयर थी। सबसे बाहरी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। क्लियर? यदि इसको यहाँ इस प्रकार देखें तो ये स्ट्रक्चर ये दिखाई देगा। सबसे बाहरी परत जो होगी, ये इतना सा जूम करके देख, ये सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, इसके नीचे ये एपिडर्मिस के नीचे ये एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे ये मिडिल लेयर 1 से 3 परती है। ये मिडिल लेयर जिसकी 1 से 3 दूसरी परत हो गई, ये तीसरी परत अल्पकालिक होती है ये। और सबसे नीचे अंदर की तरफ जो होगी ये होगी टेपिटम। और टेपिटम के अंदर केंद्रक सुस्पष्ट सघन के जो है कोशिका द्रव पाया जाता है, और ये परागकणों को पोषण प्रदान करने में सहायता करती है। तो ये एक केंद्र की भी हो सकता है, 2 केंद्र की है, 2 केंद्र की भी हो सकता है। ये टेपिटम, ये 4 परत पाई जाती है। क्लियर है? अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ये लघु बीजाणु नाली, ये जो 4 लघु बीजाणु नाली पाई जाती है परागकोश के अंदर, इनका निर्माण, इस परिपक्व परागकोश का निर्माण कैसे होता है। क्लियर बात है? तो आज क्या क्वेश्चन ये हुआ कि परिपक्व परागकोश बनता कैसे है। तो देखो, शुरुआती अवस्था में हम बात करें तो एक फ्लावर जो होता है वो शुरुआती अवस्था में एक फ्लावर इस प्रकार से होता है। ये कंडीशन आ गई फ्लावर की, ये प्रारंभिक अवस्था है। तो इसके अंदर ना तो अभी दल है, ना बाह्य दल है, ना पुंकेसर है, ना जायांग है। वो डेवलप होंगे धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे डेवलप होने के दौरान इसकी स्थिति ये बनती है। यहाँ पे ये दूसरी स्टेज इसकी। इस दौरान इसके अंदर बाह्य दल पुंकेसर जायांग बन रहे होते हैं, बने तो नहीं, बन रहे हैं। तीसरी स्टेज में ये प्रारंभिक अवस्था कहलाएंगे, ये तीसरी इसकी परिपक्व अवस्था है। इस दौरान इसके अंदर ये परागकोश बन चुके हैं। ये जो पीले कलर के हैं ये परागकोश बन चुके हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर से ये परागकोशों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे हम इसको खोल के देखें तो इसमें हमें परागकोश मिलेंगे नहीं, कम अनडेवलप्ड स्टेज में मिलेंगे। क्लियर है? तो इनका डेवलपमेंट कैसे चला है, ये प्रारंभिक अवस्था के देखें तो यहाँ ये बन रहे हैं, अंदर ही अंदर बन रहे होंगे। ये वाली स्टेज देखो, शुरुआत में ये ऐसे होंगे, ये ऐसे बन रहे हैं ये प्रारंभिक अवस्था में, और यहाँ ये पीले कलर के बन चुके हैं। तो इससे और ये वाली स्ट्रक्चर कैसे बनी होगी। तो देखो, शुरुआत में क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती है इस स्ट्रक्चर, ये तो परिपक्व परागकोश से जो फाइनल बनता है, जो हम फ्लावर में देखते हैं। शुरुआती अवस्था में क्या होगा कि एक जो फ्लावर होगा, उस फ्लावर के अंदर जो पुंकेसर होंगे, उस पुंकेसर के अंदर ये वाली जो कोशिका की इस प्रकार से पुंकेसर पाए जाएंगे। अब इस पुंकेसर में ये जो कोशिका कहलाएगी एपिडर्मल सेल। कौन सी कोशिका? एपिडर्मल सेल। इस एपिडर्मल सेल के अंदर ये एपिडर्मल सेल जो है, इसके नीचे की कोशिकाएं कहलाएंगी हाइपोडर्मल। एपिडर्मल के नीचे क्या कहलाएंगी? हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो होंगी वो सब समान आकार की, इसके अंदर जो होंगी सारी समान आकार की होंगी। समान आकार की समरूपी कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा। इनमें से क्या होता है कि एक परागकोश में से ऐसे कोई से भी 4 जगहों पर, यहाँ 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 यहाँ, इन 4 जगहों की हाइपोडर्मल सेल जो होती है वो अन्य कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती है।
और पोषण प्राप्त करके और आकार में बड़ी हो जाती है। ये आकार में बड़ी हो गई हाइपोडर्मल सेल 4 जगहों पर, जैसे यहाँ वाली हाइपोडर्मल, यहाँ पे कोई हाइपोडर्मल, यहाँ पे कोई हाइपोडर्मल और यहाँ पे कोई हाइपोडर्मल। तो इस कोशिका को बोलते हैं प्रक्षु कोशिका या आर्चिपोरियल सेल। प्रक्षु कोशिका या आर्चिपोरियल सेल। ये प्रक्षु कोशिका के अंदर ये होती है। प्रक्षु कोशिका कैसी? द्विगुणित 2n, क्योंकि पौधे की जड़, तना, पत्ती सारे भाग 2n होंगे। अब इस प्रक्षु कोशिका के अंदर होता है एक विभाजन, समसूत्री के तरह ही अपना विभाजन, जिससे 2 कोशिका बनती है। एक कोशिका उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। ये वाली जो बनेगी इसको बोलेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका। ये प्राथमिक भित्ति कोशिका होगी। दूसरी जो कोशिका बन रही है उसको बोलेंगे हम प्राथमिक लगा दो, या इसको बोल सकते हैं बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका। विभाजन कौन सा है? अपनत्व विभाजन। तो इस कंडीशन में अपनत्व विभाजन एक समसूत्री विभाजन है। तो कोशिकाएं भी कैसे बनेंगी? समसूत्री विभाजन में हमेशा द्विगुणित मात्र कोशिका से द्विगुणित कोशिका बनती है। तो 2n से बनेगी 2n, तो 2n से 2n कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या करेगी? देखो, प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होगी ये विभाजित होकर इसके द्वारा परागकोश की जो 4 लेयर हैं, एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, इन चारों का निर्माण किया जाएगा प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं के द्वारा। ये 4 कोशिकाएं परागकोश की बाहरी लेयर, भित्ति यानी लेयर, भित्ति का निर्माण करेगी। तो परागकोश की भित्तियां कौन कौन सी है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो ये तो इनका निर्माण करेगी, एपिडर्मिस का, एंडोथीसियम का, एंडोथीसियम, मध्य परत या मिडिल लेयर और टेपिटम, इसका निर्माण। तो अब देखो कौन इसमें क्या होता है? प्राथमिक भित्ति कोशिका में समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा तो बनने वाली कोशिका भी कैसी होंगी? 2n। तो एपिडर्मिस भी कैसी होगी? 2n। एंडोडर्मिस भी कैसी होगी? एंडोथीसियम भी कैसी होगी? 2n। मध्य परत भी कैसी होगी? 2n। और टेपिटम भी कैसी होगी? 2n, क्योंकि ये प्राथमिक भित्ति कोशिका किससे बन रही है? समसूत्री विभाजन। अब मैन है बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका कैसी है? 2n, समसूत्री विभाजन से बनी है। ये कैसी है? 2n। अब बीजाणुजन कोशिका जो है ये क्या कर सकती है? तो देखो मैं ये बात करूं, इसमें मान लो सपोज दैट इसके अंदर एक बीजाणुजन कोशिका है। यहां इस एक बीजाणुजन कोशिका में क्या हुआ? या अब एक बीजाणुजन कोशिका जो है वो तो 4 ही लघु बीजाणु बना सकती है, जबकि एक परागकोश की गुहिका के अंदर या एक लघु बीजाणुधानी के अंदर, ये लघु बीजाणुधानी कहते हैं इनको, एक लघु बीजाणुधानी के अंदर तो हजारों की संख्या में लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो इसमें या तो ये हो सकता है कि ये बीजाणुजन कोशिका जो है ये बार-बार समसूत्री विभाजन करके, बार-बार समसूत्री विभाजन करे और समसूत्री विभाजन से बहुत सारी क्या बना ले? बीजाणुजन कोशिका ही बना ले, अपनी जैसी अनेक बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण कर ले। कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। तो बहुत सारे क्या बन गए इसके अंदर? बीजाणुजन कोशिका। सपोज दैट हमने कहेंगे इसमें मान लो 200 बीजाणुजन कोशिका बन गई, इसके सूत्री विभाजन से 200 बीजाणुजन कोशिका इसमें बन गई है। क्लियर बात है? अब ये बीजाणुजन कोशिका जो है 2n है, वही है बीजाणुजन कोशिका ने अपनी संख्या बढ़ाई पहले कंडीशन में। अब इस बीजाणुजन कोशिका जो होगी ये इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देगी। यानी कुछ नहीं हुआ, बस नाम चेंज कर दिया हमने। अब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहलाएगी। तो इस गुणसूत्रों की संख्या तो क्या रहेगी? 2n की 2n, उसकी तरह व्यवहार करने लगेगी। इस बीजाणुजन कोशिका में लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अब आप जानते हो कि मियोसिस के अंदर एक मात्र कोशिका से क्या बनती है? 4। एक मात्र कोशिका जो होती है उससे 4 पुत्री कोशिका बनती है। तो इसमें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो उससे कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 लघु बीजाणु बनेंगे। ये 4 लघु बीजाणु बन गए। एक से कितने बनेंगे? 4। बनने वाले संरचना का नाम क्या होगा? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु बनाने वाली कोशिका का नाम क्या होगा? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आदि। तो लघु बीजाणु कैसे रहेंगे? n। एक से कितने बने? 4। माना कि मैंने कहा कि कंडीशन अपने सामने ये है, ऐसे इस कंडीशन में इसके अंदर ये लघु बीजाणु, ये शुरुआत में तो कौन सी कोशिका है?
बीजाणु जन कोशिका बोल दो या इनको बोल दो लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब मान लो कि इसमें हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन, सीधी सी बात है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हमारे पास क्या बनेंगे इसके अंदर, लघु बीजाणु। तो इसके अंदर एक से कितने बनेंगे, 4। मान लो इसके अंदर 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो इसमें कितने लघु बीजाणु बनेंगे, सीधी सी बात है, एक से बनते हैं 4, तो 100 से कितने बनेंगे, 400। यानी प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर जितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसके 4 गुना लघु बीजाणु का निर्माण कर दिया जाएगा। क्लियर बात है। और ये लघु बीजाणु, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित लघु बीजाणु बनने की घटना द्विगुणित है, उससे कैसे बने, अगुणित। इस घटना को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। तो ये घटना किस नाम से जानी जाएगी, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या हुई लघु बीजाणु की, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया। 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने बनेंगे, 400 लघु बीजाणु। क्लियर बात है। कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। उस घटना को बोलते हैं हम लघु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। तो अब समझ में आ गया कि शुरुआत में यहां पर कुछ नहीं था, वैसे कोशिकाएं पड़ी हुई थी बहुत सारी। इन कोशिकाओं ने कैसे, तो 4 लेयर बने और उसके अंदर फिर किस प्रकार से ये लघु बीजाणु बने। शुरुआत में ये थी एपिडर्मिस के, एपिडर्मल के नीचे हाइपोडर्मल कोशिकाएं, उनमें से कोई एक हाइपोडर्मल कोशिका जो थी उसने क्या लिया, पोषण लिया, और उसने किसके नाम से जाने लगी, आर्चिकोरियम सेल या प्रक्षु कोशिका के नाम से। उसमें हुआ अपना त्रिभाजन जिससे 2 कोशिका बनी, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका में बार-बार क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से एपिडर्मिस बनी, एंडोथीसियम बनी, मध्य परत बनी और टेपिटम बनी। यानी भित्ति कोशिका अंदर भित्ति बनाने का काम किया, पराकोश की भित्ति, ये जैसे ये बन गया। और बीजाणुजन कोशिका जो थी, जो शुरुआत में यहाँ ये बीजाणुजन कोशिका थी अंदर लघु बीजाणु धानी के अंदर, उस बीजाणुजन कोशिका के अंदर बहुत बार क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, जिससे बहुत सारी क्या बन गई, बीजाणुजन कोशिका। इन बीजाणुजन कोशिका किसके रूप में व्यवहार करने लगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, बीजाणुजन कोशिका क्या होगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मतलब सीधी सी कंडीशन ये हुई, जैसे एक व्यक्ति पढ़ाना स्टार्ट करते क्या बन जाता है, गुरुजी, तो सेम उस टाइम उसको सर कहना स्टार्ट कर दोगे आप। तो यहाँ बीजाणुजन कोशिका किसमें कन्वर्ट हो गई, लघु बीजाणु में, क्योंकि उसका काम करेगी, कार्य के आधार पर हुआ ना। तो ये ही बीजाणुजन कोशिका ही क्या मन कहलाने लग जाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें अर्धसूत्री विभाजन, एक से